वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। और हम नीट केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमारा टारगेट है नीट में केमिस्ट्री में 180 से 180 से कम से तो बात नहीं बनेगी, मतलब उतना तो हमें लाना ही पड़ेगा। मिनिमम 180 में से 180 में, है ना। मैक्सिमम हो तो कोई दे दे, खुश हो गए कि वाह क्या पेपर सॉल्व किया, वैसे वहां दिखेगा नहीं, बट स्टिल हम लोग उतना स्कोर करेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ गए आज अपन, है ना। लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और लेक्चर आज हमारा 3rd है। वैसे मैं बहुत ज्यादा लंबे लंबे क्लासेस रखना नहीं चाह रहा हूं, अदरवाइज हमारा 2-2 घंटे का भी लेक्चर हो सकता है, तो मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बैठेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। और पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया था, है ना, वो हम जो देख रहे थे वो उसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखा था। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मैंने आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो सारी कहानी समझा दी थी, है ना। एटॉमिक नंबर समझाया था, मास नंबर समझाया था, और क्या क्या देखा था तो वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल में मैंने बोला था भाई कि अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट था हमारा। और अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट की जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया था कि मान लीजिए मेरा एटम है ये, है ना, और मेरा एटम है और इसके सेंटर में मैंने कहा था कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है। बात समझे। यहां सेंटर में मैंने बोला था कि न्यूक्लियस है। क्लियर। थोड़ा सा अपन जरा अच्छा सा बना ले, है ना। ये इस प्रकार से मैंने कहा था कि न्यूक्लियस है। हाँ, ये थोड़ा सा ले लेता हूं मैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि एटम के सेंटर में अगर ये न्यूक्लियस है, तो हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल्स को हमने इसके ऊपर जब स्ट्राइक कराया था, तो जैसे ही मैंने आपको बोला था कि भाई हम अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करेंगे, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल इससे कैसे चले गए थे, स्ट्रेट, है ना। ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट निकल गए थे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से दूर से जा रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए थे, स्ट्रेट। फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे, है ना, जैसे कि यहां तक आया और यहां से डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया था। और इसका मैंने रीजन पढ़ाया था कि एटम के बीच में बहुत सारा स्पेस खाली था। न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि जब मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करता हूं, है ना, तो हमने देखा था कि सर जो रेडियस ऑफ एटम था, तो रेडियस ऑफ एटम जो था वो 10 की पावर -10 मीटर था। और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस था, रेडियस ऑफ बोलो क्या था, न्यूक्लियस जो था वो 10 की पावर -15 मीटर था। और मैंने आपको इसके अंदर एक बात और भी समझाई थी, मैंने इसके अंदर आपको एक बात और भी समझाई थी कि जो वी ऑफ एटम होता है, वो वी ऑफ एटम होता है 10 की पावर 15 टाइम्स। तो वी ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियस। वी ऑफ एटम जो होता है 10 की पावर 15 टाइम्स वी ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम बहुत बड़ा होता है और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है बहुत कम होता है, छोटा होता है ना। और यहां से ये बात भी निकल कर आ गई थी कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल इससे डायरेक्टली टकरा रहा था, तो टकराने के बाद वहां पे जो इसका डेविएशन हो रहा था वो कितने डिग्री के एंगल से हो रहा था, 180 डिग्री के एंगल से हो रहा था। मतलब एटम के बीच में बहुत सारी जगह कैसी थी, खाली थी, है बच्चों। फिर मैंने आपको इसके अंदर और भी 1-2 बातें समझाई थी। क्या क्या बातें समझा दी थी मैंने इसके अंदर आपको, मैंने इसके अंदर आपको ये बात समझाई थी कि भाई जब हम इसके बारे में बात करते हैं एटम के बारे में, तो हमने इसका जो मॉडल था उसको सोलर सिस्टम से कंपेयर करा था रदरफोर्ड ने। और एटम के बारे में जब मैं बात करता हूं तो एटम के 2 पार्ट पढ़ाए थे मैंने आपको। मैंने कहा था कि एक जो एटम होता है उसके अंदर होता है न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, और एक जो दूसरा पार्ट था उसको मैंने बोला था कौन सा पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक न्यूक्लियर पार्ट था और एक क्या था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, है ना। न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पढ़ाया था। न्यूक्लियर पार्ट में मैंने बोला था कि आपको मिलेंगे न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर पार्ट में आपको मिलेंगे न्यूक्लियॉन्स, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स और मिलेंगे ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन्स और एक बोलो क्या है, ऑर्बिट है। और न्यूक्लियॉन्स के अंदर 2 बातें आती हैं, एक आता है प्रोटॉन और एक आता है न्यूट्रॉन। एक आता है प्रोटॉन और एक क्या आता है, न्यूट्रॉन। फिर हमने देखा था कि हमने इसके अंदर एक नया टर्म पढ़ा था, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप दे रहा हूं, हालांकि आप पीछे के लेक्चर को देख भी सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था मास नंबर, और मास नंबर को मैंने कहा था हम लिखते हैं ए से, और ए बराबर मैंने बोला था कि P + N होता है। मास नंबर होता है ए बराबर P + N।
यहां तक हमने समझा था और मैंने एटॉमिक नंबर मास नंबर से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, है ना। तो हम जो है आज हमारे लेक्चर नंबर 3 में इसको कंटिन्यू करेंगे रदरफोर्ड मॉडल को और देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या सीखते हैं, है ना। तो हम जब बात करें चैप्टर के सिलेबस की, तो चैप्टर के सिलेबस में डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हम देख चुके हैं। उसके बाद जब मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी अच्छे से समझा दिया है ना। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो मैंने फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल आपको समझा रखा है। थॉमसन के बाद हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करने के बाद हम डेवलपमेंट्स लीडिंग टू किसकी बात करेंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो अभी फिलहाल जो है मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को और कंटिन्यू आगे बढ़ाने वाला हूं कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सर, और क्या क्या चीजें थी, है ना। तो हम उन सब चीजों के बारे में अभी बात करेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, वो भी हमको देखना है। बिल्कुल हम आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, भागना कहाँ है, जाना कहाँ है, जाना है क्या भाग के, है। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन का लेवल रखेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और मेरे साथ साथ जब सॉल्व करते हो ना, पढ़ते हो अगर लेक्चर में, तो फिर पैकेज का भी ध्यान रखो, आपका जो मॉड्यूल है उसको कर लो आप सॉल्व। अभी इसमें मैं और अच्छे क्वेश्चंस डाल दूंगा, डीपीपी वगैरह है, लेक्चर के नोट्स है, वो सब आपको मिल ही रहे हैं इसके अंदर। तो बैकलॉग कवर करना हो, जो भी हो, वो आप इसके अंदर कर सकते हो आराम से। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप रदरफोर्ड मॉडल में आगे बढ़ते हैं ना। तो हम थोड़े क्वेश्चन और देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां मैं बात करूं, जब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो मुझे ये कह रहा है इफ नाइट्रोजन मास एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रॉन्स वर डबल एंड मास एट्रीब्यूटेड टू प्रोटॉन्स वर हाफ्ड, है ना। लाइन देखो जरा पहली क्या बोली इनने कि इफ नाइट्रोजन एटम है, इन नाइट्रोजन एटम है ना, नाइट्रोजन का एटम है, उसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स के मास को अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन का एटम है, यहां पे अपन सोल्यूशन की बात करते हैं और आराम से समझ, ये नाइट्रोजन का एटम मेरा, और बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर दिया डबल, ठीक है। जरा ध्यान से समझना अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा अप्रोच क्या रहेगा उसको भी ध्यान से समझ, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल दिया है कि क्या कर दिया है, डबल। मैंने बोला ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, अपन कैसे कुछ बोल सकते हैं, डबल कर दे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा कलर भी ले लेता हूं मैं, डबल कर दिया मैंने, ठीक है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर दिया डबल, और मास एट्रीब्यूटेड टू प्रोटॉन, है ना। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला है कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को कर दिया है हाफ्ड, मास ऑफ प्रोटॉन को क्या कर दिया है, हाफ्ड। इलेक्ट्रॉन के मास को करा डबल, ठीक है ना, आराम समझ। और मास ऑफ प्रोटॉन को क्या कर दिया है, हाफ, कि जो अगर प्रोटॉन का जो मास कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन का जो मास लिया जाता है उसको हाफ कर दिया है। और तीसरा मुझे बोला कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के मास को कुछ नहीं करा, उसको सेम ही रखा है, न्यूट्रॉन के मास में कोई फर्क नहीं आया। इलेक्ट्रॉन के मास को करा डबल, प्रोटॉन के मास को कर दिया हाफ, और न्यूट्रॉन के मास को सेम रखा, उसमें कोई चेंज नहीं करा, कोई चेंज नहीं लेके आया, उस बात को समझना। आपसे बोला है एटॉमिक मास वुड बिकम अप्रोक्सीमेटली, एटॉमिक मास अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कि सेम रहेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं ना, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट, छोटा कॉन्सेप्ट हो, बड़ा कॉन्सेप्ट हो, फलाना कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है। आप अगर पिछले लेक्चर में भी देखेंगे ना, मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराए पिछले लेक्चर में भी, है ना। और मैं थोड़ा सा, मेरा फोकस क्वेश्चन कराने पे थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। बात समझे, कॉन्सेप्ट अपन ने समझा, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहां पे भी आप देखेंगे ना, तो बोला है कि एटॉमिक मास, तो अब एटॉमिक मास का क्वेश्चन है और एटॉमिक मास के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच मेरा ये रहेगा कि ए बराबर आता है पी प्लस एन, है ना। एटॉमिक मास बराबर होता है पी प्लस एन, मास नंबर होता है पी प्लस एन। और पी से मेरा कहने का मतलब पड़ रहा है कि जो मेरा पी दिख रहा है वो मेरा यहाँ पे प्रोटॉन है, और जो एन दिख रहा है वो एन मेरा यहाँ पे न्यूट्रॉन है। इसमें मुझे कहीं भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास पर इफेक्ट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के मास को तुम डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि एटम का जो मास है, एटॉमिक मास है, या जो मैं मास नंबर की बात कर रहा हूं, एटम का मास है या जो एटॉमिक मास है, या जो मैं बात कर रहा हूं मास नंबर के बारे में,
वो होल सोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? न्यूक्लियॉन्स की। होल सोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? न्यूक्लियॉन्स की। ये न्यूक्लियॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरीके से। मतलब अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में कुछ चेंजेस करूंगा, है ना, अगर मैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास में कोई चेंजेस करूंगा तो मास में चेंज आएगा। बात समझ रहे हो? अगर मैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास में चेंज करूंगा तो मास में चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन के मास में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात, मेरा जो ये वाली चीज थी, है ना, मेरी जो ये वाली चीज थी ये गई। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा पूरा फोकस होगा प्रोटॉन और किसके ऊपर? न्यूट्रॉन पे। तो अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, अगर मैं आपको समझाऊं, तो मेरे पास बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मैं सबसे पहले ओरिजिनल मास की बात करता हूं। ओरिजिनल मास ऑफ नाइट्रोजन। ओरिजिनल मास ऑफ किसकी बात करता हूं? नाइट्रोजन। तो यहां लिखूंगा मैं A बराबर P प्लस N, है ना। तो A बराबर आ जाएगा मेरा 7 प्लस 7 इक्वल टू, बोलो क्या आ गया? 14, है ना। A बराबर P प्लस N होता है, तो 7 प्लस 7 बोलो क्या आया? 14। ये मेरा ओरिजिनल मास है। नाउ अब इन्होंने बोला है प्रोटॉन को मास को आधा कर दिया, ठीक है भाई, है ना। ये मेरा ओरिजिनल मास हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? ये मेरा जो मैंने यहां निकाला, ये मैंने निकाल लिया कौन सा मास है? ओरिजिनल मास। और अब ये मुझे क्या कह रहे हैं कि प्रोटॉन के मास को आधा कंसीडर कर लिया है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं नाउ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ्ड, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ्ड। तो आधा कर दिया, तो 7 था, तो 7 था मतलब अब बोलो कितना आ गया? 3.5, है ना। पहले 7 था और अब उसको आधा कर दिया, तो मैं कहता हूं कि यहां पे जो मेरा मास आ गया वो कितना आ गया? 3.5 आ गया। तो ठीक है, तो 3.5 आ गया, तो मैं कि न्यू मास ऑफ नाइट्रोजन, तो न्यू मास ऑफ नाइट्रोजन तो हम लिखेंगे P प्लस N। तो P बराबर मैं यहां पे लिखूंगा 3.5 प्लस यहां पे लिखूंगा 7 इक्वल टू, बोलो कितना आ गया? 10.5। ये आ गया, अरे आ गया, न्यू मास मेरा आ गया 10.5 आ गया। अब ये तो डिक्रीज हो गया। अब पहले देखो, पहले जो आपको मास दिख रहा था वो 14 था, लेकिन अब मेरे पास 10.5 आ गया। 10.5 आना मतलब मास तो डिक्रीज हो गया। तो ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि मास मेरा डिक्रीज हो गया है, कम हुआ। तो मेरे मैक्सिमम ऑप्शन तो गए, यहां से डबल वाला चला गया, रिमेन सेम वाला चला गया। अब अपनों को बाकी को देखना है। डिक्रीज हुआ, है ना। कितने से डिक्रीज हुआ, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे रिडक्शन इन मास। तो यहाँ पे मैं देखता हूं रिडक्शन इन मास, या मैं बात करता हूं रिड्यूस्ड मास या रिडक्शन इन मास देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पे अपन देखते हैं रिडक्शन इन मास। तो रिडक्शन इन मास की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पे मेरे पास था ये पहले इनिशियली 14 माइनस 10.5 इक्वल टू, मैं देखूंगा यहाँ पे, तो ये आ गया मेरे पास 3.5। 3.5 से डिक्रीज हुआ है, 3.5 से डिक्रीज हुआ। तो अब अगर मुझे कोई कहता है कि परसेंटेज डिक्रीज इन मास, तो ये आ जाएगा जितने से डिक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। बोलो आया? जितने से डिक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। 3.5 से कैंसिल होकर आएगा 4 और ये कैंसिल होगा 25%। तो आप देखिए आपके जो नाइट्रोजन एटम का मास है वो 25% से कम हो जाएगा। तो हम यहां पे सिंपल से लिखेंगे रिड्यूस्ड बाय 25%, रिड्यूस्ड बाय 25%। तो इस सवाल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया। इलेक्ट्रॉन के मास से क्या लेना देना? एटॉमिक मास तो P प्लस N होता है ना, जो मैंने यहाँ पे बेसिक जो फॉर्मूला उठाया, बेसिक जो अप्रोच लगाई, A बराबर क्या होता है? P प्लस N। तो रदरफोर्ड के मॉडल में आपको इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या है देखने को मिल जाएंगे, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन अब। तो अब कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी। हम जो ये चैप्टर देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। और सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको यहां देखने को मिल रही है, उसको जो हम कहते हैं दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। अब आइसोटोप क्या होते हैं सर? सर आइसोटोप तो आप मोल कॉन्सेप्ट में भी बताए थे, एवरेज एटॉमिक मास में। एवरेज एटॉमिक मास का लिंक यहां पर भी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बट मैंने वहां पूरा कवर किया हुआ है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट लगे कि सर आपने एवरेज एटॉमिक मास तो यहां बताया ही नहीं,
तो वो पूरा मैंने कॉन्सेप्ट वहां पे बताया है, मूल कॉन्सेप्ट में वहां आप एटम्स में देख सकते हो, है ना। तो हम अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ बढ़े तो सबसे पहली कौन सी आती है, आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोप की बात करूं मैं, तो आइसोटोप्स क्या कहते हैं ये लोग कि दे आर द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब गिवन एलिमेंट मतलब मैं यहां पे और स्पेसिफाई करूं तो दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या गिवन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर मास नंबर। इसको बहुत अच्छे समझेंगे, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर। या इसमें मैं एक बात और भी कह सकता हूं, या इसमें मैं एक बात और भी कह सकता हूं, ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट, है ना, एटम्स ऑफ कैसा एलिमेंट, सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यहां पे वो डाल्टन्स के लॉ का पॉइंट वायोलेट हो रहा है, डाल्टन्स के पॉइंट यहां पे वायोलेट हो रहे हैं। डाल्टन्स जो एटॉमिक थ्योरी आई थी उसमें इसने एक पॉइंट बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम, सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटम, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। या तो वो पॉइंट वायलेट हो गया, उस पॉइंट की कोई वैलिडिटी नहीं बची। क्यों नहीं बची, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है कि डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ऑफ क्या बोला, सेम एलिमेंट हैविंग हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, having same atomic number with a different mass number, with a different mass number, with different क्या लिखा, mass number isotopes। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट एक ही है, समझे बात को, एलिमेंट कितना है, एक ही है, जैसे एलिमेंट एक ही है, जैसे सर समझाओ, एग्जांपल बताओ सर, हवा हवा में नहीं समझ में आता है तो लो भाई हवा में मत समझो, एकदम अच्छे समझाता हूं। हाइड्रोजन, ये मेरा एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, और मेरे हाइड्रोजन जो एलिमेंट दिख रहा है, ये जो मेरा एलिमेंट दिख रहा है, बात समझे, एक एलिमेंट मेरा हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आप ऐसा समझो, क्या समझो कि यहां पे ये ऐसे तीन आइसोटोप, है ना, कितने आइसोटोप, तीन। सबसे पहला प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 मास 3, इसका एटॉमिक नंबर 1 मास 2, इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास भी 1। एलिमेंट एक ही है मेरा, है ना, मेरा जो एलिमेंट दिख रहा है आपको वो एक ही एलिमेंट है, आराम से देख जरा, ये एक ही एलिमेंट है मेरा हाइड्रोजन, बात समझे, ये एलिमेंट मेरा एक है, और इसमें तीन डिफरेंट एटम आ रहे हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। सर डिफरेंस क्या है इनमें, तो डिफरेंस समझो सर, बहुत अच्छे से समझो जरा, डिफरेंस क्या, डिफरेंस आता है, कहां से आता है, देखो जरा क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो अपन एक एक करके ले लेते हैं, यहाँ पे तीन चार चीजें मैं कॉलम बना रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझाता हूँ इसको आपको, आइसोटोप्स को, है ना, ऐसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और सर मैंने बोला कि यहां पे मैं ले लेता हूं इसका, लेट से जेड ले लेता हूं मैं, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ए का मतलब आ जाएगा आपका मास नंबर, है ना, ए का मतलब मास नंबर आ गया, यहाँ पे आ गया प्रोटॉन, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, है ना, ये थोड़ा सा अपन इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया प्रोटॉन, और यहाँ पे कौन आ गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझेंगे अपन इसको एकदम, इस टॉपिक को, कोई जल्दबाजी नहीं करना। देखिए, तो अगर मैं पहले वाले की बात करता हूं तो जेड मुझे दिख रहा है 1, दूसरे वाले का जेड भी दिख रहा है मुझे 1, और तीसरे वाले का जेड भी दिख रहा है 1, मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप की बात कर रहा हूं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। मास नंबर की बात करूं तो ऊपर लिखा है, तो मास नंबर को थोड़ा मैं ऐसे ले लेता हूं, यहाँ पे ये मास नंबर देखो, तो ये 1 आ रहा है, यहाँ पे मास नंबर आ रहा है 2, और यहाँ पे मास नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 3, है ना। हाइड्रोजन मेरा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 1 1 और मास नंबर 1 2 और क्या दिख रहा है 3। आराम से पढ़ेंगे अपन को, जल्दबाजी भागने की जरूरत ही नहीं, कहां जाना है भाग के, छोटा सा सिलेबस है, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, समझा मैं दूंगा, क्वेश्चंस मैं सब करा ही रहा हूं, ठीक है, मेहनत आपको भी करनी है। नाउ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो एटॉमिक नंबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक नंबर भी वही आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन कोई मेरे से पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। भाई हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। वैसे यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, लेकिन अब न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1
प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2। तो सर यहां हमको एक बात समझ में आ रही है कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम, लेकिन सर जब आप यहां पे लिख रहे हो तो आप यहां पे जो न्यूट्रॉन्स बता रहे हो वो तीनों अलग अलग बता रहे हो, न्यूट्रॉन्स अलग है। मतलब सर आइसोटोप्स में दो बातें आती हैं, आइसोटोप्स में सर दो बातें आती है जो यहां से देख के समझ में आया। क्या समझ में आया कि आइसोटोप्स जो होता है वहां पर सेम आते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, सेम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेम आते हैं प्रोटॉन, आया, लेकिन डिफरेंट आते हैं, है ना, डिफरेंट आते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डिफर करेंगे, न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं और साथ ही साथ मास नंबर भी डिफर करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन डिफर तो मास नंबर डेफिनेटली डिफर करेगा। तो सर और क्या बात है, और क्या बातें निकल के आती है यहां से? तो और एक बात और निकल के आती है यहां से। और क्या बात है? और ये बात आती है कि जब आप यहां देखते हैं कि आपके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है ना, बात ध्यान रखना मेरी, जब आप यहां देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम आ रहे हैं। सारे एटम्स को देख लो, 3 एटम आ रहे हैं, इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है प्रोटियम, है ना, इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं प्रोटियम, इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं ट्राइटियम। तो पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा क्या है, ट्राइटियम। तो सर डिफरेंट एटम्स ही है, तो इनमें सेम है इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट है न्यूट्रॉन्स। और जब जब इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, एक इंपॉर्टेंट बात है, सितारा बना लेता हूं फिर समझा देता हूं, जब जब इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, सेम, बात समझे, जब जब इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे तो हम यहां लिख सकते हैं आइसोटोप्स शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज because of same electrons with different ROR. What is ROR? Rate of reaction, with different rate of reaction. केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम आएगी लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा, कोई जल्दी रिएक्ट करेगा, कोई धीरे रिएक्ट करेगा, लेकिन करेगा सेम। सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, सारे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी, बात समझे, एकदम ना घबरा नहीं, इधर उधर नहीं भागना, एकदम शालीनता से, शांति से। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी आएगी, सेम आएगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सारे सेम, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करेगा, किसी का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, किसी का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सर और बताओ एग्जांपल, नहीं मजा आ रहा है, ठीक है भाई, नहीं आ रहा मजा, कोई बात नहीं, अपन और एग्जांपल देखेंगे, अपन कहां जाना है, भागना तो है नहीं कहीं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं और एग्जांपल बताता हूं, और मैं कहता हूं कि लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक है ये कार्बन, ये मेरे पास एक एटम है मेरा जो कि कार्बन है, आया। अब बच्चों कार्बन के मेरे पास, कार्बन के जब बात करता हूं मैं, तो कार्बन के मेरे पास अगेन दो आइसोटोप्स, कार्बन के मेरे पास अगेन दो आइसोटोप्स, है ना, बिल्कुल आराम से। एक ये लिखा मेरे पास C, यहां पे लिखा C6 और यहां लिखा 12, यहां पे लिखा 6 और यहां पे लिखा 14। ठीक है सर, तो इससे क्या समझे, तो इससे अब क्या समझोगे वो मैं बताता हूं आपको। देखते अपन यहाँ पे इस तरीके से, है ना, ये एटॉमिक नंबर ले लिया, ये मास नंबर ले लिया, ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया मैंने प्रोटॉन, और ये ले लिया मैंने न्यूट्रॉन। बिल्कुल आराम से समझ, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक क्या लिखा, न्यूट्रॉन, है ना। अब बहुत ज्यादा इसमें कलाकारी नहीं कर रहा, सर ये छोटा बड़ा हो रहा है, ये जो भी है छोड़ो, वो जान दो उसको, है ना। यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले Z, यहां पे लिख देता हूं मैं A, यहां पे लिखता हूं E, ये लिखता हूं P, और ये क्या लिखता हूं N। ZAEP और क्या दिख रहा है, N दिख रहा है ना। और यहाँ पे जब मैं बात करता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा मेरे पास, और अपन यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है सर, तो समझाइए। तो भाई Z की बात करूं तो 6 आ रहा है, और इसका भी क्या आ रहा है 6। ये जो नीचे होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर, जो नीचे लिखा होता है इट इज नोन एज कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर। और ऊपर की तरफ जो दिख रहा है यहाँ पे 12 और ये 14 जो दिख रहा है, दिस इज मास नंबर, है ना। ये नीचे और ये मास नंबर होता है, आया। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि जो Z आता है, जो Z होता है वही E होता है, और वही क्या होता है P।
Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और Z इज इक्वल टू बोलो क्या होता है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी मेरा 6 आएगा, प्रोटॉन का भी 6 आएगा, न्यूट्रॉन का यहां 6 आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालना है तो n बराबर होता है ना a माइनस पी। न्यूट्रॉन निकालना तो a माइनस क्या होता है, p होता है। और यहां मैं देखता हूं तो मेरा इलेक्ट्रॉन अगेन 6 आया, यहां 6 आया, लेकिन यहां पे 8 आया। डिफर बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफर बाय नंबर ऑफ व्हाट बोलो, न्यूट्रॉन्स, डिफर बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स अलग हो गए, तो फिर अब क्या, तो भाई न्यूट्रॉन अलग हो गए तो तभी तो वो मास डिफरेंस आ रहा है। तुम्हें यहां पे जो समझना है मेन काम की बात वो ये नहीं है कि आप देखो इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हुए, बात समझे, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मैं यहां डायरेक्टली लिखूंगा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, असर्शन रीजन आ सकता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बात समझे, विद डिफरेंट आर ओ आर, विद डिफरेंट बोलो क्या, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन अलग जा सकता है, डेफिनेटली अलग जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं ना, आइसोटोप्स होते हैं, क्या होता है आइसोटोप्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट बोलो क्या है, मास नंबर। तो आज हमने ये देखा आइसोटोप। सर एक एग्जांपल और बता दो सर, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, है ना, एक एग्जांपल और बता देता हूं। तो एक एग्जांपल और बताऊं तो फिर से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं मेरा, ये देखो एक एलिमेंट और ले लेता हूं मैं, और ये मेरे एलिमेंट का नाम कौन है, ऑक्सीजन। अगेन आप देखें जरा, तो ऑक्सीजन के मेरे पास में दो आइसोटोप, ऑक्सीजन के मेरे पास में दो आइसोटोप्स, दो आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दो आइसोटोप है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं O8, यहाँ पे 16, O8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, ये भी आइसोटोप्स हैं, सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट क्या है, मास नंबर। तो इस तरीके से ये काफी सारे आपको एग्जांपल देखने मिलेंगे, असर्शन रीजन हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, जैसे मान लो एक मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन अगर लेके बताऊं आपको इधर में, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन ले ही लेते हैं अपन, कि मान लो किसी ने मेरे को बोला स्टेटमेंट 1, है ना, लेट से मेरे को बोला स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 1 बोला मुझे कि आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मुझे बोला स्टेटमेंट 2, एक स्टेटमेंट 1 है और ये क्या हो गया इसको, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मुझे बोला, आराम से समझो जरा, स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 2 बोला मुझे कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, है ना। दो स्टेटमेंट दे दिए मेरे को, है ना, पहला ऑप्शन दिया मेरे को फॉल्स ट्रू, दूसरा ऑप्शन दिया फॉल्स फॉल्स, तीसरा ऑप्शन दिया ट्रू ट्रू, चौथा ऑप्शन दिया ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो घड़ियाल बाबू को बुला लेते हैं और घड़ियाल बाबू को बोल देते हैं कि थोड़ा सा हमारे बच्चों को टाइम दे दो घड़ियाल बाबू, है ना, कहाँ चलेगा, नाराज तो नहीं हो घड़ियाल बाबू, आ जाओ भाई, घड़ी आ गई हमारी, और हमारी घड़ी को बोल दिया मैंने कि थोड़ा सा हमारे जो बच्चे हैं उनको टाइम दे दो, 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, करके बताइए, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप आराम से करके बताइए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, चाय भी पी सकता हूं वैसे तो मैं, आप पीना चाहोगे चाय भाई, पी लिया करो कभी कभी, है ना। ले लो टाइम थोड़ा सा और, इतने में पढ़ाई होगा क्वेश्चन, है ना। तो घड़ियाल बाबू को बोलते हैं कि अब तुम रुक जाओ, जाओ भाई तुम्हारा काम हो गया है ना, अब नीचे जाओ। सो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही बात है, और आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल सही है। तो मेरे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करता है, बात समझे ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इनमें डिफर करता है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएं और अब हम आ जाते हैं अपने अगले डेफिनेशन पे, दैट इज नोन एज आइसोबार।
अगली डेफिनेशन की बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, और अगला जो मेरा डेफिनेशन है दैट इज नोन एज बच्चों आइसोबार, है ना। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा आइसोटोप्स, और अब मैं आपको समझाऊंगा आइसोबार्स के बारे में। सर आइसोबार क्या चीज है, कहां से आ गया आइसोबार, है ना। आइसो वर्ड आ रहा है जब जब, तो कुछ तो सेम है इसके अंदर। आइसोबार वर्ड आ गया तो आइसोबार वर्ड आ रहा है, मतलब आइसो वर्ड आ रहा है, मतलब कुछ तो सेम है इसके अंदर, ठीक है ना, कुछ तो होगा। तो आइसोबार क्या होता है, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम तो डिफरेंट ही होंगे, है ना। सेम एलिमेंट्स के एटम भी डिफर कर रहे हैं तो आइसोटोप्स में। तो सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, है ना। ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर अलग, मास नंबर सेम। आइसोटोप में उल्टा हो रहा था, आइसोटोप में क्या हो रहा था कि एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर अलग था। यहां उल्टा हो रहा है, यहां पे ये कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है और मास नंबर सेम है ना। यहां से मैं अलग से लिख देता हूं आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर है ना। डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड अलग है, और सेम बोलो क्या है, सेम बोलो क्या है, मास नंबर। मास नंबर सेम आ रहा है ए। देखते हैं ऐसे कौन कौन से एटम हो सकते हैं। तो मुझे जो फिलहाल अभी याद आ रहा है एकदम से मेरे दिमाग में जो क्लिक हुआ, वो क्लिक हुआ कि मैं अगर आर्गन को और कैल्शियम को देखूं तो ये उस टाइप का एग्जांपल है। आर्गन और कैल्शियम को देखूं तो ये डेफिनेटली उस टाइप का एग्जांपल है। किस टाइप का एग्जांपल है सर, उस टाइप का एग्जांपल है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ध्यान से देखो। लेकिन इसका मास नंबर होता है 40 और इसका भी मास नंबर क्या आ जाता है 40। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम। तो क्या ये एटम सेम है, बताओ जरा, सोचो कि क्या ये एटम सेम है। सेम नहीं है। अरे जब एटॉमिक नंबर ही अलग हो गया तो एटम सेम कैसे हुआ, डिफर हो गया वो तो। सेम एटम का तो मतलब ये होता है कि एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम हो। यहां तो डिफर कर गया ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एक का 18 एक का 20 है, ये सेम हो ही नहीं सकते हैं, डिफरेंट है। तो एलिमेंट भी डिफरेंट, एटम भी डिफरेंट। एक एलिमेंट मेरा आर्गन और एक एलिमेंट मेरा कैल्शियम, है ना। एकदम आराम से समझ, आज का लेक्चर लेंगे थोड़ा सा लंबा, चलने दो आराम से ना, बढ़िया मस्त देखते रहो। एक एलिमेंट मेरा आर्गन है, बात समझ पा रहे हो, और एक एलिमेंट मेरा कैल्शियम है, और एक का एटॉमिक नंबर 18 एक का 20 पर मास नंबर सेम है। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये है मेरे डिफरेंट एलिमेंट्स। सबसे पहली बात डिफरेंट एलिमेंट्स है, और डिफरेंट एलिमेंट्स होने के साथ साथ ये एटम्स भी डिफरेंट आएंगे, एटम्स भी डिफरेंट आएंगे। बस एलिमेंट डिफरेंट तो एटम भी डिफरेंट आएंगे, है ना। सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। आओ जरा इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, है ना। आ जाइए जरा, आ जाइए जरा, आपको कंपैरेटिव स्टडी करा दे इसकी, है ना। टेढ़ी लाइन बनती है यार, सीधी है, हाँ सीधी है ना। होता है कई बार लाइन टेढ़ी बन जाती है, कोई बात नहीं, लाइन वाइन को ध्यान ना दे, ठीक है। तो यहां देखता हूं मैं, आर्गन की बात कर रहा हूं, आर्गन इज 18 और यहाँ पे बोलो क्या है 40, और कैल्शियम की बात करता हूं तो कैल्शियम इज 20 और यहाँ पे बोलो ये कितना आ रहा है 40, मास नंबर सेम आ रहा है। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी करूं तो ये देख लेते हैं, ये Z ले लिया, ये A ले लिया, या P ले लिया, या N ले लिया, है ना। और देख लो यहाँ पे कुछ लगे तो, है ना, बढ़ा लेंगे अपन, कॉलम बढ़ाने अपने हाथ में, कॉलम्स बढ़ाना सब, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले लेता हूँ Z A P, है ना, Z A E, ठीक है, ये आ गया E, ये आ गया P, और ये कौन आ गया N, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे बात जब करते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आया, आ गया। चलो बताओ, तो यहाँ पे Z का कितना आ रहा है 18 आ रहा है, A बोलो क्या आ रहा है 40,
यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, पर ये आ जाएगा ना 22, न्यूट्रॉन्स 22, न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने आ रहे हैं 22, समझे। Z यहाँ पे देखें जरा कितना आ रहा है 20 आ रहा है, यहाँ पे देखें कितना 40, तो ये भी आ जाएगा 20, तो ये भी आ जाएगा 20, और ये भी बोलो क्या 20। सर यहाँ तो सिर्फ ए ही सेम है, बाकी सब अलग है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी अलग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अलग हो गए तो केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी रहेगी इसकी अलग। बात समझे कि नहीं समझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग आएगी, इसको आइसोबार बोलेंगे। सेम एटॉमिक सॉरी डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम क्या है मास नंबर। तो हमने अभी जो देखा था इसके पहले वो मैंने आपको समझाया था आइसोटोप, फिर हमने देखा अभी ये जो आइसोबार। बात समझे कि नहीं समझे। और ध्यान से देख लो सब कुछ अलग दिख रहा है यहाँ, है ना, यहाँ कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन बस ये सेम है। और सेम मतलब क्या चीज है यहाँ पे आपका मास नंबर। मास नंबर कैसा आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। आइसोबार के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहां पे मेरे पास जो दिख रहा है आइसोबार, तो आइसोबार के बाद जब बढ़ता हूं तो अगला जो चीज आ रही है मेरी, है ना बच्चों, अगली जो चीज आ रही है वो मेरी यहां पे है, दैट इज नोन एज आइसोटोन्स। बात समझे, अगली जो चीज है उसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। टोन्स एन आ रहा है उसमें, आइसोटोन्स मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन जो होंगे वो सेम आएंगे। आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया और आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स की बात करता हूं, है ना, तो आइसोटोन्स की बात करता हूं तो क्या आ रहा है, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन्स सेम आएंगे। आइसोटोन्स ऐसे एटम्स, अच्छा है डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि यहां देखिए एग्जांपल को देखिए आप, मैं यहां पे जब एग्जांपल की बात करूं तो आपको यहां पे क्लियरली नजर आ रहा होगा कि एग्जांपल में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे रखे हैं मैंने। अभी कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं अपन, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो इनमें तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, पर न्यूट्रॉन्स सेम है, करके देख लेते है ना। देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी करके। तो कंपैरेटिव स्टडी करें जब अपन इसकी, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कार्बन, ये 6 और ये बोलो 14, या थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूं, है ना, ताकि मेरे पास जगह रहे। यहाँ आया 6 और यहाँ कितना आया 14, यहाँ पे आया n, ये 7 और ये 15। भैया आइसोटोपिक है, नहीं तो बच्चे बोले अरे सर नाइट्रोजन तो 14 होता है, आप 15 क्यों ले लिए। आइसोटोप है उसका, नाइट्रोजन का आइसोटोप है ये, है ना। और उसके बाद मेरे पास आ रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे 8 और ये कितना आ रहा है 16। तो अगर मैं इसका कंपैरेटिव स्टडी करके बताऊं आपको, तो कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं जरा क्या क्या आएगा, है ना। ये अपन ले लिया Z, ये ले लिया A, ये ले लिया अपन ने E, ये ले लिया P, और यहां मैंने ले लिया N, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया Z आ गया, ये आ गया A, ये आ गया E, ये आ गया P और ये N, इस टाइप से, ठीक। देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको अपन। और जब इसको अपन कंपेयर करें तो मेरी बात को ध्यान से देख जरा, क्या बन जाएगा, Z आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, फिर ये 6, ये 6 और ये 8, 6 6 और क्या बनेगा 8, यहां आ जाएगा कितना बोलो 7, यहां आ जाएगा बोलो 15, यहां पे कितना आ जाएगा 7, यहां पे आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा अगेन 8। न्यूट्रॉन सेम आएंगे, देख लो ध्यान से। अच्छा बार बार बोल रहा मत, फिर रिपीट कर रहा हूं। एन निकालना हो तो ए माइनस क्या करते हैं पी, एन निकालना हो तो ए माइनस क्या करते हैं पी। यहां पे देखें अपन 8, यहां पे देखें 16, फिर ये 8, है ना, और फिर ये 8 और इधर भी क्या आ रहा है 8। आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, जिसको हम कहते हैं आइसोटोन्स, ठीक है ना बच्चे। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हमने 2-3 बातें देखी। सबसे पहली बात हमने देख ली कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, जेड क्या है, ए क्या है, पी क्या है, ये वो सब चीजें। बढ़ो आगे, है ना, आराम से समझते हैं, आराम से देखेंगे एकदम, है ना। चलो बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं स्पीशी, एंड दीज आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दीज आर नोन एज, कैसे स्पीशी बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगला डेफिनेशन जो है, दीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे स्पीशी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, दोज स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे स्पीशी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, सेम, दीज स्पीशीज आर नोन एज कौन से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे सारे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जा रहे हैं, सेम, दीज आर नोन एज कौन से स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या लिखा, स्पीशीज। देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यहां पे दिया है ऐसा, लेट से ऐसा लेते हैं, एक दिया है F माइनस, एक दिया है मेरे पास O माइनस 2, है ना, एक दिया है मेरे पास O माइनस 2, एक दिया है मेरे पास N माइनस 3, एक दिया है नियॉन, एक दिया है Na प्लस, और एक दिया है Mg2 प्लस, और भी आप ले सकते हैं बट अभी अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, नियॉन है, सोडियम है और मैग्नीशियम है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, सेम। मैं अगर इनके Z की बात करूं, है ना, अगर मैं इनके किसके बारे में बात करता हूं, Z के बारे में, तो मैं सबसे पहले ऐसा थोड़ा सा एक जरा बना लूं आपको ताकि और एकदम क्लियरली समझ में आए। और अगर मैं इसके Z के बारे में बात करता हूं, ठीक है, अपन थोड़ा सा देख लेते जरा, ये देखिए, एक एक चीज को कंपेयर करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी चीजें इस टाइप से। और ये देखिए, तो बच्चों अगर मैं सबसे पहले Z की बात करता हूं, ठीक है ना, तो Z की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं Z, यहां पे लिख देता हूं E, यहां पे लिख देता हूं P, है ना। और Z अगर मैं देखता हूं, थोड़ा सा समझ आ रहा आराम से, तो फ्लोरीन का जो Z होता है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, फ्लोरीन का जो Z होता है वो आता है 9, है ना, फिर ये आता है 11 और ये आता है 12, ऐसे ही आता है। Z एटॉमिक जो नंबर है वो है 9, 8, 7, 10, 11 और 12, लेकिन अब उस पर एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, और फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मतलब कितने हो जाएंगे, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन इसके पास आप देख पा रहे हैं 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है लेकिन उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना मतलब अगेन बोलो 10, फिर 10, नियॉन का तो होता ही 10 है। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, बात समझे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, कम। देखो ना, सोडियम है, बता देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी मेरे को, ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है मतलब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो 11 आएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा 11 आएंगे, लेकिन यहां पर दिया है Na प्लस, एटॉमिक नंबर अभी भी 11 ही आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होने से एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटॉमिक नंबर किससे देखते हैं, प्रोटॉन से, प्रोटॉन जितना होता है वो एटॉमिक नंबर है, तो अभी भी इसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, एटॉमिक नंबर अभी भी उसका 11 ही है, समझे। एटॉमिक नंबर उसका अभी भी कितना है, 11 है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आने के कारण एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, एक पॉजिटिव चार्ज आने के कारण एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, 1 इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो बराबर बोलो कितने हो जाएंगे, 10। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो बराबर कितने हो जाएंगे, 10। सो बच्चों यहां भी इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे और यहां पे भी कितने आएंगे, 10। सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम। इसी को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा, मैं प्रोटॉन भी एक्सप्लेन कर ही देता हूं। प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन अभी भी इसके अंदर आएंगे 9, 8, 7, 10, 11 और 12। ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम पाए जाएंगे वही आपके कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सर क्या कोई और एग्जांपल बता सकते हैं क्या आप, बिल्कुल बता सकता हूं एग्जांपल्स की क्या,
और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की कोई कमी थोड़ी अपने को। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के यहां पे बात करता हूं, आर्गन। तो आर्गन में एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसके पास पाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसके पास आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहे हैं मेरे को 18 कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं? चाय पीने का मन हो रहा है यार, अभी पियेंगे चाय, है ना? चाय पीने का मन हो रहा है, बोलते हैं अभी इनको कि भाई चाय लाके दो, ठीक है? तो मान लो अगर 2 मिनट रुक जाओ जरा, है ना? 2 मिनट, बच्चे फोन लगा रहे हैं, है ना? तो देखो, तो यहां पे बात करें जब अपन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है, और मैं यहां पे जब बोलता हूं S-2, S-2 मतलब सल्फाइड, S-2 का मतलब होता है सल्फाइड, और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। भूलना मत, भूलना मत, अलग से लिख के देता हूं, भूलना मत, है ना? एकदम बढ़िया, एकदम इस कलर से लिख देते हैं। इसके पास में ये दिख रहा है, ये दिखना मतलब कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं 2 एक्स्ट्रा, बोलो इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब अब 18। तो अब अगेन ये आइसो इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे बात समझे? 18। मैं वैसे ही अगर इसमें एक एग्जांपल और ऐड कर दूं, एक एग्जांपल और ऐड कर दूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम है, और कैल्शियम पे चार्ज 2+ है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 20, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, और 2 इलेक्ट्रॉन लेस है। तो अब अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन बोलो, इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 18। सो ये सारे एग्जांपल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब भाई अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो सेम आएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ा है, फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर करा है हमने, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि उसके E/m का रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। तो यहां पे आप देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, बोलो क्या, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो यहां हमने रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस अपन ने समझी। बात समझे कि नहीं समझे? बेसिक डेफिनेशंस अपन ने देखी रदरफोर्ड मॉडल में, है ना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, और रदरफोर्ड मॉडल में अब अपन देखते हैं कि हमें समझना है क्या, दैट इज हमारे मॉडल का लास्ट पार्ट, दैट इज नोन एज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या क्या ड्रॉबैक थे? बोले सर ये केमिस्ट्री में ना ये बड़ी अजीब चीज लगती है, इतना सारा पढ़ा देते हो, उसके बाद आखिरी में कह देते हो कि ड्रॉबैक। तो भाई ड्रॉबैक, कमियां पकड़ में आएंगी तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। आपके अंदर की कमियां आप जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक आप नई चीजें कैसे ट्राई करोगे, नया इंप्रूवमेंट, नया डेवलपमेंट कैसे होगा? कमी पकड़ोगे तो नया डेवलपमेंट होगा, कमी नहीं पकड़ोगे तो नया डेवलपमेंट होगा ही नहीं। बड़ा सिंपल है। बात समझे कि नहीं समझे? बिना कमी पकड़े उसमें डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। और ड्रॉबैक्स की बात करूं तो सबसे पहला ड्रॉबैक वो था कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह पाया। एटम स्टेबल क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है ना? क्यों नहीं कह पाया, जरा उसको समझते हैं। रदरफोर्ड के हिसाब से, है ना, रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था कि जब हम एटम की बात करते हैं तो हमारा जो एटम है उसने बोला कि भाई ये तो ऐसा होता है, सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, और सर्कुलर पाथ होते हैं, है ना? हमारे एटम जो होता है उसमें सर्कुलर पाथ होते हैं, आया। और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। मैंने बोला ठीक है भाई, सेंटर में न्यूक्लियस मान लिया मैंने, ये रहा न्यूक्लियस मेरा, ये न्यूक्लियस है मेरा, है ना? हमारा ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने बोला, बात समझे कि नहीं समझे? ये क्या चीज है यार, देखें एक बार इसको, क्या ये, चलो कोई बात नहीं, मतलब मुझे पता नहीं क्या चीज है ये, खैर जो भी है छोड़ो उसको, अभी तो बाद में देखेंगे। मैंने बोला ये ऐसा मुझे दिख रहा है, ये मेरा एटम है, और मेरा एटम के सेंटर में, मेरा एटम के जो सेंटर होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस मतलब मेरा जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस मेरा कैसा चार्ज आएगा, बोलो? पॉजिटिव चार्ज, है ना? सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां कहीं इलेक्ट्रॉन मेरा घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। यहां जो है ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा जो दिख रहा है ये मेरा कौन है,
इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, है ना। इस बात में मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज है और ये मेरा जो न्यूक्लियस है ये बोलो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब हो क्या रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास गोल गोल घूम रहा है। बात समझे ना। मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पे जब मैं बात करता हूं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन और मेरा न्यूक्लियस। तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और मेरा न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ में, और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेट होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज होती है बार बार। सर्कुलर पाथ में मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तेजी से, घूम ऐसे कर गोल 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 घूमता जा रहा है ना। और वो अट्रैक्ट भी हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है ना और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, आराम समझ, कोई जल्दबाजी नहीं करना, मेरा जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो मेरा न्यूक्लियस है उसके ऊपर बोलो पॉजिटिव चार्ज है। और जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास घूमता है ना, जरा समझना इस बात को। जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास क्या करता है, घूमता है, मैं कह रहा हूं वो एक्सेलरेट होता है। अब वो एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब वो लगातार एक्सेलरेट होता है तो अपने अंदर से लगातार एक्सेलरेट होता है तो अपने अंदर से लगातार एमिट करता है एनर्जी। बात समझे कि नहीं समझे? जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास घूमता है गोल गोल तो वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होता है। कंटिन्यूअस एक्सेलरेट होगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता, लगातार एनर्जी निकालेगा। अब अगर उसने लगातार एनर्जी निकाली तो डेफिनेटली वो एनर्जी निकालना चालू करेगा, तो वो निकालते निकालते गोल 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 घूमते 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 गिर गया न्यूक्लियस में आके, गिर गया। अब ये तो वही बात हो गई जो थॉमसन कह रहा था। थॉमसन भी तो ये कह रहा था ना कि जो एटम होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एम्बेडेड होता है। ये वही बात हो गई। यहां जाकर इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि ये इसके बारे में नहीं समझा पाया था कि एटम स्टेबल कैसे है। बात समझे? यहां जाकर ये नहीं समझा पाया था कि एटम स्टेबल कैसे है, तो हम यहां लिख सकते हैं ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे है, एटम स्टेबल कैसे, एटम की स्टेबिलिटी को बारे में नहीं बता पाया था। क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास घूमता है तो वो जब लगातार घूमता है तो वो एक्सेलरेट होता है, और अगर वो लगातार एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी रेडिएट करता है, तो इस तरीके से वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बात समझे? तो मैं यहाँ आपको लिख कर भी देता हूं इसका कि ये क्या कह रहा था। तो ये कहता है, जो उन्होंने बोला कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ कौन सा पार्टिकल बोलो, चार्ज पार्टिकल revolve around another charge particle, when a charge particle revolve around another charge particle, it gets accelerated, it gets क्या चीज बोलो, accelerated। बात समझे? and emits energy, it gets accelerated and emits क्या चीज बोलो, एनर्जी। बात समझे? तो यहां अपन लिख सकते हैं कि ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, इट शुड फॉल inside the nucleus, it should fall inside the nucleus, due to continuous loss of energy it should fall inside the nucleus, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझे? तो यहां जाकर इसके मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं समझा पाया था। बात समझे ना? क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गिर गया, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर चला गया, तो ये तो थॉमसन वाला मॉडल ही हो गया ना फिर एट द एंड घूम फिर के। थॉमसन ने भी तो यही बात बोली थी, लेकिन अब तो हमें पता था कि ऐसा नहीं है। अब तो हमको पता था कि ऐसा नहीं है, ये तो थॉमसन वाली बात हो गई थी।
समझ पा रहे हो? हुई थी कि नहीं हुई थी थॉमसन वाली बात? थॉमसन ने भी तो यही बोला था कि एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ये भी वही बात हो रही है। तो ये नहीं बता पाया था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने रास्ते पे टिका कैसे होता है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। मैक्सवेल करके साइंटिस्ट था, उन्होंने इनका पीछा पकड़ लिया था, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन तो बोले चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी चार्ज और ऊपर से अपोजिट चार्ज, तो वो तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। बात समझे? तो एनर्जी निकालेगा वो तो लगातार, वो निकालेगा तो गिरेगा वो तो। बोले ये कैसे? तो बोले पता नहीं, बोले हमें नहीं पता, है ना, ऐसा नहीं बोला था, कुछ रहा होगा उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ड्रॉबैक आया वो ये बात को नहीं समझा पाए थे कि यहां पे अब ये एक टर्म आया, इन एबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट। अब ये थोड़ा सा ऐसा एक चीज है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा, तो फिलहाल अभी मैं इसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा। अभी आप फिलहाल ध्यान रखना कि वो एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता पाया था। और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट जो होता है वो होता है फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होते हैं, वैसे ही एलिमेंट के फिंगरप्रिंट भी कभी मैच नहीं होते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं कुछ भी, क्योंकि ये पूरा टॉपिक हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा, स्पेक्ट्रम में आएगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाँ, जो बच्चे ड्रॉप वाले उनको तो आइडिया होगा, पर 11-12 वाले बच्चों को भी इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया कम होगा। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ये मैं पूरा आपको वहां समझाऊंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अभी फिलहाल ध्यान रखना कि ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट। और तीसरा जो था, तीसरा इसका ड्रॉबैक था कि इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स बटे होते हैं, फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, सेकंड शेल में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, फोर्थ में कितने आएंगे, उनकी एनर्जीज क्या होगी। आज की कंडीशन में तो मुझे पता है ना। आज की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा फर्स्ट शेल है, लेट्स से, है ना, यहां पे फिर मैं बात करता हूं कि ये मेरा सेकंड शेल है ऐसा, और ये मैं कहता हूं मेरा थर्ड शेल है, तो आज की कंडीशन में तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज की कंडीशन मुझे पता है कि अगर पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो फिर अगले वाले में 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसे सोन आगे जाएंगे। लेकिन इसके समय पे ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज क्या होती हैं। तो ये इसके मेजर 3 ड्रॉबैक थे कि सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बोले, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। तो हमने ये पूरा का पूरा जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आज अपन ने देखा, अच्छे से देखा अपन ने। चलिए देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है ये, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज न्यूक्लियस। एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सबसे पहली बार बताया था। बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एटम हैज न्यूक्लियस आया। एक क्वेश्चन ये है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये होमवर्क में दे रहा हूं, ये मेरे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे, है ना, इस क्वेश्चन को बच्चे मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे। तो आज हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो पूरा अच्छे से समझा, उसकी पूरी डिटेल देखी। लेक्चर नंबर 2 और 3 को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चंस भी कवर करे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।